डिस्क्लेमर। नमस्ते भाइयों और बहनों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर हिंदी नॉवेल चैनल पर नए हैं और आपको इस नॉवेल में नॉटी नॉवेल वाली फीलिंग मिलेगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्कूल में एक रहस्यमय सुबह, तनाव और साजिश। कहानी की शुरुआत लिली के साथ होती है, जिसे कक्षा में पहुंचते ही शिवम का एक गुप्त संदेश मिलता है। संदेश में उसे ये किसी को न दिखाने की हिदायत दी जाती है, जिससे लिली तुरंत उसे पढ़ना बंद कर देती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसी बीच शिवम अपनी शांत कक्षा में पहुंचता है। कोई उसका अभिवादन नहीं करता। सभी छात्र पढ़ने या असाइनमेंट करने में व्यस्त हैं। शिवम अपनी खिड़की के पास वाली सीट पर बैठता है, जहां से उसे बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई देता है। वो कोर्ट में खेलने की तैयारी कर रहे छात्रों को देखता है। एक फोन कॉल पर शिवम दिया से बात करता है। दिया मदद के लिए कुछ लोगों को भेजने की पेशकश करती है, लेकिन शिवम मना कर देता है। वो चाहता है कि दुश्मन ये सोचें कि वे अनजान हैं और जब वे आएंगे तो वह उनसे खुद निपट लेगा। फोन खत्म होने के बाद शिवम देखता है कि लिली और जोया उसके ठीक पीछे आ गई हैं। जोया पूछती है कि उसने किसे फोन किया था, जिस पर शिवम अपनी माँ का नाम लेता है, जिससे जोया थोड़ी हैरान होती है। शिवम मुस्कुराता है और जोया को बताता है कि वो उसे बाद में मैसेज करेगा, क्योंकि अभी बात करना ठीक नहीं है। वो लिली को अपनी कक्षा में जाने के लिए कहता है, ये सोचकर कि लिली पर नजर रखने वाले लोग किसी ऊंची इमारत से दूरबीन से देख रहे होंगे और वो उनके आगे बढ़ने का इंतजार करेगा। लिली को शिवम से कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर वो अनायास जोया की ओर देखती है, जो कहती है कि वो अजीब है। लिली को लगता है कि इसका कुछ संबंध जादू से है, लेकिन वह सोचना बंद कर देती है और जोया के साथ स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपनी कक्षा ए में चली जाती है, जो सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है। शिवम की कक्षा सी 5वीं मंजिल पर है और दोनों कक्षाएं केवल एक अन्य कक्षा द्वारा अलग की गई हैं। जैसे ही वे कक्षा में पहुंचते हैं, लिली को शिवम का वही पुराना संदेश फिर से मिलता है, जिसमें उसे इसे किसी को न दिखाने के लिए कहा जाता है। वो इसे पढ़ना जारी नहीं रखती और अपनी सीट पर चली जाती है। शिवम अपनी शांत कक्षा में जाता है, जहां सभी छात्र अपनी किताबों में डूबे हुए हैं। उसकी सीट खिड़की के पास है, जहां से बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई देता है। वो उधर ही देखता रहता है। कई पुरुष छात्र बास्केटबॉल कोर्ट में प्रवेश करते हैं और खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे गेंद को सीधे बास्केट में फेंकते हैं, जिससे लड़कियों की तालियां बज उठती हैं। शिवम देव को देखता है, जिसे इस स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र कहा जा सकता है। शिवम उसे उत्सुकता से देख रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसमें कुछ खास है या कुछ छिपा हुआ है। शिवम का ये अपने दुश्मनों के साथ करने का रिवाज है, लेकिन उसे लगता है कि वो ज्यादा सतर्क है, क्योंकि देव सिर्फ एक इंसान है, भले ही वो शारीरिक रूप से प्रशिक्षित हो। ये नश्वर संसार है, साधना के संसार से अलग, जहाँ भिखारियों के बीच भी संत मिल जाते थे। शिवम सोचता है कि राघव किसी निश्चित पार्टी का एजेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो खुद से कहता है, चलो देखते हैं तुम क्या करोगी। मिनट दर मिनट अधिक छात्र आते रहते हैं। 8 बजे सीखने का समय शुरू होता है। कुछ भी दिलचस्प नहीं होता, बस साधारण पाठ। 9:30 बजे अंततः पहले ब्रेक का समय होता है। शिवम क्लास के दौरान थोड़ा विचलित था, क्योंकि उसका पेट काफी भूखा था। यह स्पष्ट रूप से उसके आध्यात्मिक कोर का प्रभाव था। क्योंकि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, इसलिए जब वो ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ध्यान नहीं कर रहा था, तो बहुत कम ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, और इसके कारण उसके आध्यात्मिक कोर ने उसके शरीर से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए उसे कुछ मांस के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। जैसे ही उसका क्लास टीचर बाहर आता है, वह उठ खड़ा होता है और अपनी कक्षा से बाहर चला जाता है। जब वो लिली की क्लास से गुजरता है, तो वो देखता है कि लिली अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई किताब पढ़ रही है। जोया, जो उसके बगल में बैठी है, वह भी वैसी ही है। तनाव बढ़ता है कैफेटेरिया की ओर। इसी समय एक चश्मा पहने साफ सुथरा दिखने वाला युवक लिली और जोया के पास आता है। वो लिली के थोड़ा करीब था। लिली उसकी ओर देखती है और अपनी भौहें सिकोड़ती है। उसका नाम केल था, जिसे इस स्कूल का सबसे होशियार लड़का कहा जा सकता था। वो लगभग देव जितना ही लोकप्रिय था, बस थोड़ा कम, क्योंकि युवा महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती थीं जो खेल में अच्छे हों। केल कहता है, लिली, जोया, लियो, कॉनर, नोवा, स्टेला और मैं आज दोपहर नोवा के घर पर एक साथ अध्ययन करेंगे। क्या आप शामिल होने में रुचि रखते हैं? नोवा के पिता हमारी मदद करेंगे। आप जानते हैं, वो एक प्रोफेसर हैं।
लिली को केल की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने एक चश्मा पहने महिला को देखा जिसके बाल दो भागों में बंधे थे। वह कक्षा के दरवाजे के पास एक मेज पर बैठी थी। जब उसने नोवा के पिता के बारे में सुना तो उसे दिलचस्पी हुई। हालांकि जैसे ही वो कक्षा के दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठी थी, उसने शिवम को अंदर आते देखा। अंत तक उसकी नजर उससे हटी नहीं और उसने केल को कोई जवाब नहीं दिया। केल ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी और लिली की निगाहों का अनुसरण किया। जोया, जो लिली के बगल में बैठी थी, ने शिवम की ओर देखते हुए दिलचस्पी का भाव प्रदर्शित किया। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम यहाँ आए, उसने धीरे से कहा। उसे याद नहीं था कि शिवम कभी इस क्लास में आया था। साथ ही उसने जो बदलाव देखे, उससे उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। शिवम ने जोया को अनदेखा कर दिया। लिली से बात करने से पहले उसने केवल उसकी ओर देखा। मेरे पीछे कैफेटेरिया तक आओ, उसने कहा। वो उसे 5वीं मंजिल पर अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वहां खतरा मंडरा रहा था, इसलिए उसे उसे अपने आसपास ही रखना था। सौभाग्य से मायाराम, शायद नित्या जैसा ही कोई नाम है, कहानी में बाद में नित्या का भी उल्लेख है, नहीं थी, जो आपातकालीन स्थिति में परेशान करने वाली हरकतें करती। लिली बिना कुछ पूछे खड़ी हो गई। रुको, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है, चलो साथ चलते हैं। नित्या भी खड़ी हो गई। उन दोनों को खड़े देखकर केल ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ी। लिली, जोया, स्कूल की मुख्य छात्रा होने के नाते आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। अगर आपको भूख लगे तो यहीं से ऑर्डर कर दीजिएगा, उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। चूंकि उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, इसलिए अन्य छात्रों ने उनकी ओर देखा। कुछ तो ऐसे भी दिखे जैसे वे मदद के लिए खड़े होना चाहते थे। शिवम अपने हजारों वर्षों के अनुभव के बावजूद इस युवा वयस्क के मन को कैसे नहीं समझ सका। उसे केवल लिली से प्रेम है और वो उसके करीब आने के लिए एक सरल चाल चलता है। बेशक उसे इस बेवकूफी भरे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने युवक के कंधे को थपथपाया। आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखें, उसने कहा, जिससे उसके कंधे हल्के से नीचे गए। तुम, वो चौंक गया, लेकिन शिवम ने उसे अनदेखा कर दिया। वो जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। लिली और जोया ने एक दूसरे को अजीब भाव से देखा। लिली को शिवम की ताकत का पता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे किसी को डराते हुए देखा था। पहले वो दूसरे लोगों से दूर रहता था, संघर्ष की तो बात ही छोड़िए, टकराव और साजिश। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक एक और युवक शिवम के रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसका शरीर थोड़ा बड़ा था, जो दर्शाता था कि वह काफी मजबूत था। मायाराम संभवतः नित्या को परेशान होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा, लियो, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिस युवक को लियो ने बुलाया था, उसने उत्तर दिया, लिली, केल सही कह रहा है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा ताकि हमारे ग्रेड कम न हो। यह सिर्फ हमारा काम नहीं है, बल्कि स्कूल का भी काम है, ताकि वह एक उत्कृष्ट हाई स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सके। टक टक। जोया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसने कहा, लियो, तुम्हारे ग्रेड क्लास में सबसे कम है, तुम्हारे पास टिप्पणी करने की योग्यता नहीं है। खुद ही सोचो तुम। लियो के चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही थी। वो जानता था कि महिलाओं से बहस करने से कुछ नहीं होगा, और वो उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये दोनों महिलाएं स्कूल में सबसे लोकप्रिय थीं। अंत में उसने शिवम की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, शिवम ने अचानक उसे एक तरफ धकेल दिया। बीच में मत आओ, उसने कहा। लियो का शरीर बड़ा था, उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए था, और उसने ऐसा ही सोचा। लेकिन जैसे किसी चीज ने उसके पैरों को कमजोर कर दिया हो, वो अपनी कुर्सी पर नीचे गिर पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? वो क्रोधित हो गया। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। शिवम, लिली और जोया ने उसकी उपेक्षा की। वे पहले ही कक्षा से बाहर जा चुके थे। जैसे ही वो उसका पीछा करने वाला था, केल ने उसे रोक दिया। उत्तेजित मत होइए, वो लिली का चचेरा भाई है ना? उसने पूछा। हाँ, इससे पहले मैं सोचता था कि वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करेगा, केल ने उत्तर दिया। बेशक। लिली और जोया के विपरीत उसने शिवम के परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी वास्तव में बातचीत नहीं की थी। लिली के विपरीत, जो आर्या को हर दिन देखती थी, और जोया जो उसे अक्सर देखती, आशा और आश्चर्य के भाव से कहता है, मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है। लिली किसी तरह उसके प्रति बहुत आज्ञाकारी है। भले ही वे चचेरे भाई हों, उसे उस तरह से आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। मेरी कई महिला चचेरे भाई भी हैं, और वे मेरे लिए कभी इतनी आज्ञाकारी नहीं रहीं, भले ही मेरे पास सबसे अच्छी उपलब्धियां हों। केल लियो को समझाता है कि ये उसका कोई काम नहीं है, और लियो केवल दोस्तों के नाते मदद कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिवम के अनैतिक काम से सहमत है। केल आगे कहता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं देव से बात करूंगा।
केल वहां से चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शिवम ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली है, क्योंकि वो कक्षा के दरवाजे से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। कैफेटेरिया का सफर और शिवम का रहस्यमय आकर्षण। स्कूल कैफेटेरिया स्कूल की मुख्य इमारत से एक अलग इमारत में है। लिली और जोया के साथ चलते हुए शिवम सभी का ध्यान आकर्षित करता है। वह एक सुंदर शेर जैसा लगता है जो अचानक प्रकट हुआ हो। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती। वे सोचती हैं कि क्या वो कोई नया छात्र है। दो सबसे सुंदर लड़कियों के साथ चलने में सक्षम होना एक बात थी, लेकिन उनके साथ भी वो अजीब या अनावश्यक रूप से गर्वित नहीं लग रहा था। वो बहुत शांत था, बिना बाएं या दाएं देखे ऐसे चल रहा था जैसे अकेला ही चल रहा हो। अंत में लिली और जोया को थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि यह उनका भी पहला अनुभव था। आमतौर पर जिन लोगों के साथ वे चलती थीं, वे निगरानी करने वाले कुत्तों की तरह व्यवहार करते थे। वे जल्दी से कैफेटेरिया पहुंचे, जहां अभी भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अवकाश अभी शुरू ही हुआ था। शिवम, जो हमेशा कोने में बैठना पसंद करता था, खिड़की के पास वाली मेज पर चला गया। उसके चारों ओर 4 सीटें थीं। वह उनमें से एक पर सीधे बैठ गया, जिससे लिली और जोया भ्रमित हो गईं। शिवम, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हमें अपना खाना खुद ही लाना होगा। लिली ने खाने की ट्रे से भरी लंबी मेज को देखते हुए कहा। वो खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वो भी अभी अभी होश में आई थी। शिवम को स्वाभाविक रूप से ये पता था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, ठंडी चाय और मांस के 3 टुकड़े, साथ ही सब्जियों की 1 प्लेट। तुम्हारा क्या मतलब है? जोया ने उलझन में पूछा। लिली के लिए भी यही स्थिति थी। उसे समझ में नहीं आया। शिवम ने हल्के से मुस्कुराया। उसने समझाया, तुम्हें पता है, पुरुष पैसे कमाते हैं और महिलाएं खाना बनाती हैं। मैं घरेलू जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मूल रूप से जब तुम मेरे गिरोह में हो, तो तुम्हें मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों में मदद करनी होगी जो तुम्हें सूट करती हैं। बदले में मैं उन चीज़ों का ख्याल रखने में तुम्हारी मदद करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। आह! जोया और लिली उसके शब्दों से दंग रह गईं। लिली सोचती है कि क्या वो अभी भी उसका चचेरा भाई है, जबकि जोया पूछती है, मैं तुम्हारे गिरोह का सदस्य कब बनी और तुम्हारा गिरोह कब से है? क्योंकि तुमने मेरा पीछा किया है, बेशक। जोया कुछ देर चुप रही और फिर वो हंसने लगी। उसने अपना पेट पकड़ लिया ताकि आवाज दूर तक न जाए। उसने कहा, तुम खुद को बॉस समझते हो? अच्छा, मुझे ये पसंद है। अगर तुम बॉस हो तो मुझे तुम्हारी मालकिन बनने में भी कोई आपत्ति नहीं है। वो मुड़ी, एक कदम आगे बढ़कर लंबी मेज की ओर बढ़ी। उसी समय उसने जोया, संभवतः लिली की दोस्त से कहा, यहाँ रुको, मैं तुम्हारा खाना भी लाती हूँ। लिली का भ्रम और शिवम की शक्ति। जोया के जाते ही लिली शिवम के सामने बैठ गई। उसकी नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। शिवम, उसने कहा। शिवम ने इस भाव से उत्तर दिया, मानो कह रहे हो क्या बात है। हरी आंखों वाली लड़की ने तुरंत अपनी बात जारी नहीं रखी। वो सोच रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। अंत में उसने कहा, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है। शिवम ने जवाब दिया, मैं अभी भी वही हूँ। उसने टेबल पर पड़ी लिली की हथेली पकड़ ली, जिससे वो एक पल के लिए कांप उठी। वह अपनी हथेली को घूरती रही और सोचती रही कि शिवम के स्पर्श से उसे ऐसी अनुभूति हो रही है जिसका वर्णन करना कठिन है। क्या तुम सचमुच बॉस बनना चाहते हो? उसने पूछा। शिवम ने सवाल सुनकर हंसी रोकी। उसने गैंग शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्कूली लड़कियों के लिए यह आसान शब्द, लेकिन जाहिर समझ में नहीं आया कि और क्या कहे। इस बीच जोया काफी आकर्षक लग रही थी, क्योंकि वो विभिन्न व्यंजनों से भरी एक ट्रे ले जा रही थी। ये शायद इतना भारी नहीं था कि एक महिला को भी परेशान कर सके, लेकिन जोया का शरीर कमजोर लग रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। ट्रे उठाते समय उसने अपनी गति तेज कर दी, जैसे कि वो उसे तुरंत नीचे रखना चाहती हो। लिली, जो अच्छी तरह जानती थी कि जोया खेलों में शिवम से अधिक आलसी है, उस पर बहुत खराब नजर डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन शिवम ने उसका हाथ पकड़ रखा था, मानो उसे कुछ न करने का संकेत दे रहा हो। शिवम ने फिर जोया की ओर अपनी उंगली हिलाई, जो अभी भी काफी दूर थी। उसकी उंगली से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण निकला और जोया की ओर बहुत तेज गति से उड़ता हुआ निकल गया। यह उसके माथे में घुस गया और उसके शरीर में गायब हो गया। जोया, जो काफी थकी हुई महसूस कर रही थी, अचानक उसे लगा कि उसका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि जो ट्रे वो उठा रही थी उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। वह घबरा गई। उसने अपनी गति धीमी कर दी और शिवम की मेज तक जाते हुए उसी स्थिति में रही। बेशक उसे वास्तव में पता नहीं था कि क्या हो रहा था। लिली को पता था कि क्या हुआ था। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। मैंने सोचा था कि तुम बहुत घमंडी होगे, उसने कहा। शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। वह अपने दुश्मनों के प्रति अहंकारी और उन लोगों का भी कत्ल कर देगा जो उसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक उसके अपने लोगों का सवाल है, वो काफी अच्छा होगा।
मुद्दा ये नहीं है कि उन पर इतना बोझ डाला जाए जितना वे सहन कर सकें। केल की खोज और देव का क्रोध कक्षा ई डैश या 5वीं मंजिल के अंत में है। इस कक्षा में लड़कियां ज्यादातर इसलिए प्रवेश लेती हैं क्योंकि वे खेल में उत्कृष्ट होती हैं, जबकि लड़के संगीत या नृत्य में उत्कृष्ट होते हैं। अन्य कक्षाओं की तुलना में इस कक्षा के छात्र काफी शरारती कहे जा सकते हैं। केल ने क्लासरूम में कदम रखते ही भौहें सिकोड़ी। उसने क्लासरूम के कोने में पुरुषों और महिलाओं को चुंबन करते हुए भी देखा। उसकी नजर देव पर रुकी, जो सबसे पीछे बैठा था और दूसरे छात्रों से घिरा हुआ था। वे वयस्क पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। गिरोह को देखकर केल उनकी ओर बढ़ते समय थोड़ा हिचकचाया। उन्होंने भी अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई। कुछ ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और कुछ ने उसे ऐसे देखा जैसे भेड़िया बिल्ली को देखता है। देव ने हाथ हिलाकर अपने साथियों को उसके लिए रास्ता खोलने का संकेत दिया। सबसे होशियार छात्र को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या कोई बात है? उसने केल से पूछा। केल ने उत्तर देने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह, ये क्या है? जोया के बारे में। मुझे लगता है कि वह किसी को पसंद करती है, शिवम नाम का एक लड़का जो लिली का चचेरा भाई है। देव के दोस्तों के चेहरे पर यह बात सुनकर अजीब भाव आ गए। जब देव खुद भी कुछ सोच रहा था, चूंकि वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए चुप था, इसलिए केल को संदेह हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद देव ने कहा, वे अभी कैफेटेरिया में हैं। उसके इतना कहते ही देव अचानक खड़ा हो गया और एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, चलो कैफेटेरिया में चलें। उसके साथियों ने सोचा कि वहाँ कुछ दिलचस्प बात होगी, इसलिए वे तेजी से उसके पीछे चल पड़े, जैसे कुत्तों का झुंड अपने राजा के पीछे चलता है। केल खुश था और वह संतुष्टि से मुस्कुराया। कैफेटेरिया में टकराव और शिवम की अप्रत्याशित शक्ति। जब जोया टेबल पर पहुंची तो सबसे पहले उसने शिवम और लिली के हाथों को देखा। जोया ने पहले ही अपना हाथ वापस खींच लिया था, लेकिन वो अभी भी दूर से देख रही थी कि वो लिली का हाथ कैसे थामे हुए था। उसकी मुस्कान अजीब हो गई जब उसने कहा, लगता है कि अब आप दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं, भाई बहनों से भी ज्यादा घनिष्ठ। लिली को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। धीरे से बोलो, बकवास मत करो, जल्दी से खाना रख दो, उसने जवाब दिया। जोया ने ट्रे नीचे रखने से पहले हाहा का लगाया। उस पर रखी चीजों में से एक था मांस के 3 टुकड़े एक साथ रखे हुए। वे एक व्यक्ति के लिए थोड़े ज्यादा थे। तुम ये सारा मांस तो नहीं खाओगे, है ना? नित्या ने पूछा। वो शिवम के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्लेट और कप ले लिया जिसमें आइस टी थी। प्लेट पर चाकू और कांटा रखा गया। उसने चाकू उठाया, फिर मांस के टुकड़ों को कुशलता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, जिससे लिली और जोया मंत्रमुग्ध हो गई। इसके ठीक बाद उसने मांस के एक टुकड़े को अपने कांटे से छेदा और फिर उसे अपने मुंह में डाला। उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही तेजी से किया, लेकिन अगर आप उसे देखते तो आपको लगता कि ये एक बहुत ही सुंदर चाल थी। एक रईस को शायद इस तरह के खाने के कौशल को हासिल करने के लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। शिवम खाना जारी रखता रहा, काफी तेजी से, लेकिन दूसरों की नजर में उसे ये भी हो 2 मिनट के बाद ही मानो वो खाते समय उस दृश्य का आनंद ले रही हो। जब वो शराब पीते पीते रुका तो उसने जोया की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें थोड़ी भूख लगी है? अब क्यों नहीं खा लिया? उसने पूछा। जोया थोड़ी शर्मिंदा थी, इसलिए वो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। उसने एक कांटा लिया और अपनी प्लेट पर रखे फल को उसमें घुसा दिया। खाने के लिए मेनू में केवल सलाद और पेय पदार्थ में केवल पानी है। उसे खाना खाते देख लिली ने भी खाना शुरू कर दिया। जोया के विपरीत वो मांस और आलू खाती है। हालांकि दोनों महिलाओं के शरीर दुबले पतले थे, लेकिन उनमें काफी अंतर था। लिली का दुबलापन व्यायाम का नतीजा है, इसलिए वो काफी शक्तिशाली दिखती है, जबकि जोया का दुबलापन स्पष्ट रूप से अपने हिस्से के आकार को नियंत्रित रखने का नतीजा है, जिसकी वजह से उसका शरीर इतना कमजोर है। कुछ मिनटों के बाद जब शिवम ने अपना 3/4 खाना खा लिया था, तो देव के नेतृत्व में कुछ लोगों का एक समूह अचानक कैफेटेरिया में घुस आया। कुछ छात्राएं उनकी उपस्थिति से प्रसन्न थीं, लेकिन पुरुष छात्र अप्रसन्न थे। उन्हें चिंता थी कि वह उन्हें परेशान करेंगे। शिवम को पता था कि वह उसके लिए आया था। उसने सीधे उसकी ओर देखा। लिली ने शिवम की आंखों में आंखें डाली, लेकिन वह चुप रही, हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रही थी। दूसरी ओर जोया ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसने देखा कि देव किस ओर जा रहा है। बेशक वो जानती थी कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे पुरुष उसे पसंद करते थे। पिछली कक्षा में शिवम और केल के बीच हुए संघर्ष को याद करते हुए वो अनुमान लगाने लगी कि देव यहाँ क्यों आया था। वो जानती थी कि शिवम के लिए ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि देव के मामले में ये हमेशा हिंसा से जुड़ा होता था और ये ऐसी चीज थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, और जब उसने शिवम की ओर देखा तो उसने पाया कि वह व्यक्ति शांति से देव की ओर देख रहा था।
जब देव उनसे केवल 4 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपने दोस्त को हाथ हिलाकर इशारा किया जो बास्केटबॉल पकड़े हुए था। उस व्यक्ति ने गेंद उसकी ओर फेंकी और जब गेंद उसके पास पहुंची तो उसने उसे सीधे शिवम की ओर फेंक दिया। गेंद इतनी तेज थी कि एक पेशेवर गोलकीपर भी इतनी नजदीक से उसे पकड़ नहीं सकता था। शिवम को लगा कि यह आदमी बहुत सीधा है। हालांकि दूसरों से अलग वो जानता था कि वो गुस्से में ऐसा नहीं कर रहा था। वो अपनी क्षमताओं की जांच करना चाहता था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। नहीं, जोया अंततः घबरा गई जब उसने बास्केटबॉल को शिवम की ओर तेजी से बढ़ते देखा। वो हमेशा शांत रहती है जो उसके होठों पर हल्की मुस्कान से पता चलता है। दुर्भाग्य से शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वो हिंसा के सामने आसानी से घबरा जाती है। तुम्हें किस बात की चिंता है? उसे आश्चर्य हुआ कि शिवम ऐसी स्थिति में भी पूछने में कामयाब रहा। इसके ठीक बाद उसने शिवम के हाथ को तेजी से हिलते हुए बास्केटबॉल को पकड़ते हुए देखा और बास्केटबॉल उसके हाथ से ऐसे चिपक गया जैसे उस पर गोंद लगा हो। छात्र यह दृश्य देखकर दंग रह गए। कुछ ने अपनी आंखें रगड़ी, अपनी नजरें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ये पूरी तरह से वास्तविक है। तुम? जोया ने कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये वास्तविक था। शिवम ने जवाब दिया, यह तो किसी बच्चे का फेंका हुआ शॉट है। मुझे तो बस अपनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच देव चलता रहा। उसने सिर हिलाया और कहा, आप निश्चित रूप से कुशल हैं। क्या हम मैदान में मैच खेलें? शिवम ने जवाब दिया, ये जरूरी नहीं है। उसने अपनी नजर उस पर घुमाते हुए कहा। उसने अपने दूसरे हाथ या उंगलियों की मदद के बिना अपनी उंगली पर बास्केटबॉल घुमाया, एक ऐसा कारनामा जिसे शायद कोई पेशेवर खिलाड़ी भी न कर पाए। क्यों नहीं? मुझे लगा कि ये मजेदार होगा, देव ने उत्तर दिया। मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता, शिवम ने जवाब दिया और अपने शब्दों से सबको अचंभित कर दिया। बेशक उसने जो कहा वो सच था, यहाँ तक कि देव के पूर्वज भी उसके सामने एक बच्चे ही थे। लंबा युवक शिवम की बातों से नाराज नहीं हुआ। वो बस यही सोच रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। इसी बीच शिवम ने अचानक पूछा, आप कहाँ से हैं? शायद यही वो सवाल था जिसने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा स्पष्ट रूप से असहज हो गया था और शिवम के सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कुछ और कहा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समय पर आमंत्रित किया है। ठीक है, चलो इसे किसी और समय करते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अपने दोस्तों को भ्रमित करते हुए चला गया। दूर से देख रहा केल और भी अधिक उलझन में था। किसी को नहीं पता था कि देव इस समय अपने सेलफोन से संदेश भेज रहा था। पृष्ठभूमि में साजिश, लिली का अपहरण। एक अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग कंप्यूटर पर खेल रहे थे, कुछ लोग मोबाइल फोन पर खेल रहे थे और कुछ लोग टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहे थे। कुल मिलाकर वे 7 लोग थे, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सभी काफी अस्त व्यस्त दिख रहे थे, सड़क के गुंडों जैसे लग रहे थे। एक आदमी जिसकी उम्र 20 के आसपास लग रही थी ने अपना सेलफोन निकाला। जब फोन की घंटी बजी उसने फोन खोला और पाया कि उसमें देव का एक संदेश था। संदेश पढ़कर उसके माथे पर हल्की झुर्रियां पड़ गईं। क्या हुआ लूलू? एक महिला ने पूछा। उसके बाल मैरून हैं, उसका रंग लाल है और वो सेब खा रही है। देव ने कहा कि शिवम प्रशिक्षित है, लूलू ने उत्तर दिया, जिससे अन्य लोगों की नजरें उसकी ओर चली गईं। एक अन्य ने पूछा, वो कहाँ प्रशिक्षण लेता है या फिर उसके पास प्रतिभा है, इसलिए वो सब कुछ स्वयं ही प्रशिक्षण लेता है? लूलू ने अनजाने भाव से अपना सिर हिलाया। उसने कहा, हमारी योजना अभी भी नहीं बदली है। हम लिली का अपहरण करेंगे। भले ही शिवम उसके पास हो, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए उस आदमी ने अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसकी पतलून में लगी पिस्तौल की ग्रिप दिखाई दी। ये देखकर बाकी लोग मुस्कुराए। लूलू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लेडी दिया को पता होगा कि उनके परिवार के लिए क्या अच्छा है। अपहरण कुछ और नहीं बल्कि धमकी है और ज्यादातर अधिकारी ऐसी धमकी के आगे झुक जाते हैं। लूलू और दूसरे लोगों ने इसे खुलेआम करने की हिम्मत की, क्योंकि उनके पीछे का बॉस उनकी आजादी की गारंटी दे सकता था, भले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया हो। ये सब कुछ ऐसा था जिसके बारे में शिवम को उस समय कुछ भी पता नहीं था। देव और उसका गिरोह चले जाने के बाद भी वह खाना खा रहा था। यह कहानी एक गहरी साजिश, अप्रत्याशित शक्तियों के प्रदर्शन और स्कूल के छात्रों के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। शिवम एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में सामने आता है। शिवम और उनके 2 साथी तेजी से पार्क में दाखिल हुए। वे एक छोटी सी सड़क के किनारे चल रहे थे, जिसके दोनों ओर घना जंगल था। पक्षियों की लगातार चहचहाट हर जगह गूंज रही थी। कुछ आवाजें तो डरावनी भी लग रही थीं। शायद दोनों महिलाएं पहली बार यहाँ आई थीं, क्योंकि वे चारों ओर देखकर असहज महसूस कर रही थीं। शहर से इस पार्क में आना ऐसा था मानो किसी दूर दराज इलाके में आ गए हों। लिली ने कुछ नहीं पूछा तो जोया ने भी चुप रहना ही ठीक समझा।
हालांकि उसका मन कई बार कुछ कहने को कर रहा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद शिवाम की नजर पेड़ों के बीच एक बहुत ऊंची झाड़ी पर पड़ी। वो उसकी ओर बढ़ा। उसके पीछे लिली और जोया भी थीं। दुर्भाग्य से जब वे लगभग वहां पहुंच ही गए थे तो अचानक एक काली वैन आ गई। यह बहुत तेज थी और लापरवाही से आगे बढ़ रही थी। लगभग एक पेड़ से टकराते टकराते बची। सौभाग्य से शायद इसके ब्रेक अच्छे थे। फिर भी वैन में बैठे लोग अभी भी सहमे हुए थे, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को डांटा। शिवाम ने उन्हें देख लिया क्योंकि उन्होंने वैन की खिड़कियां बंद नहीं की थीं। वे कौन हैं? जोया ने सोचा। वो उन लोगों की शक्ल देखकर परेशान लग रही थी जो गैंगस्टरों के एक समूह जैसे दिख रहे थे। ऐसी जगह पर उनके जैसे लोगों से मिलना चिंताजनक था। ड्राइवर को डांटने के एक पल बाद उन्होंने सभी दरवाजे खोल दिए और तेजी से नीचे उतर गए, जबकि उनकी नजर शिवाम और अन्य लोगों पर पड़ी। हे, आप युवा लोग सच में जानते हैं कि त्रिगुट के लिए एक अच्छी जगह कैसे चुननी है। अगर ये असाइनमेंट के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में इसमें शामिल होना चाहता। बार्ब ने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। लिली और जोया उसकी बातें सुनकर एक साथ चौंक गईं। उनके चेहरे बहुत जल्दी लाल हो गए। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वे इस बात से हैरान थीं कि कोई उनके बारे में ऐसा सोच सकता है। लेकिन यह साफ था कि लोग उनकी प्रतिक्रिया को शर्मिंदगी मान रहे थे। हम गलत थे। हमें चुपचाप आना चाहिए था। पहले उनके आने का इंतजार करना चाहिए था। इस तरह हम मुफ्त में शो देख सकते थे, एक और महिला ने कहा, जिसके छोटे काले बाल और भूरी त्वचा थी, एक मध्य पूर्वी महिला जैसी। उसका नाम कोरा था। इस बार लिली पीछे की ओर लड़खड़ाकर लगभग गिरने ही वाली थी। दूसरी ओर जोया उस हद तक नहीं पहुंची। हालांकि कौन जानता था कि वो क्या सोच रही थी। अभी किस करेगा? उसकी भावनाएं मानो जंगली हो गईं। उसने अचानक शिवाम को देखा और एक पल के लिए उसका चेहरा अजीब हो गया, जैसे कि वो कुछ ऐसा कल्पना कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जो अब भी शांत था वो था शिवाम। उसने प्रतिक्रिया में केवल कुछ बार पलकें झपकाईं। ऐसा कुछ जो उसके पिछले अनुभवों को देखते हुए नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा था। बेशक वो इस बारे में उनसे बात नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम सिर्फ 7 लोग हो तो शायद तुम 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। उसके शब्दों ने उनकी चर्चा को तुरंत रोक दिया। कुछ लोग तो चौंक गए। छोटे भाई, क्या तुम कुछ जानते हो? बारबरा ने पूछा। तुम लोग लिली का अपहरण करना चाहते हो, है ना? शिवाम ने उत्तर दिया। क्या? जोया ने आश्चर्य से लिली को देखा। यह महसूस होने पर कि यह सब पहले से ही तय था और वे अभी भी आ रहे थे, उसे आश्चर्य से भर दिया। बारबरा और अन्य लोग थोड़ा घबराकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। उनमें से एक ने तो इंफ्रारेड कैमरा भी निकाला और उसे विभिन्न बिंदुओं पर निशाना बनाया। शिवाम ने हल्के से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। इससे स्वाभाविक रूप से वे और अधिक भ्रमित हो गए। जब तुम्हें पता था तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? ब्रॉक ने पूछा। क्यों? बेशक, तुम लोगों को पीटने के लिए, शिवाम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। तुम पागल तो नहीं हो बेटा? बेन हिरन ने कहा। जब वे साथ रहते थे तो उसने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि वो उन्हें पीटने वाला है। लूलू ने कहा, आइए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहें, बल्कि इसे करें। बाकी लोगों ने सिर हिलाए। एक एक करके वे बार्ब और बाकी लोगों की ओर दौड़े। कुछ लोग उनके पीछे की ओर चले गए। जोया घबरा गई। उसने लिली का हाथ पकड़ लिया और उससे लिपट गई। लिली स्वयं भी थोड़ी चिंतित थी। हालांकि वो जानती थी कि शिवाम एक संत है, क्योंकि अपराधियों से सीधे निपटने का यह उसका पहला अनुभव था। इस बीच शिवाम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, स्वर्ग के पवित्र वृक्ष, उन्हें पकड़ो। लिली समेत सभी लोग उसकी बातों से हैरान थे, लेकिन वे और भी हैरान हो गए जब उन्होंने जमीन के नीचे से कुछ जड़ें निकलती देखी। जड़ें बहुत तेज गति से बार्ब और दूसरों की ओर बढ़ रही थीं। वे सांपों की तरह थीं जो पहले उन्हें घेर रही थीं और फिर उनके शरीर के चारों ओर लिपट रही थीं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें लगा कि वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वे कितनी भी ताकत लगा लें, वे उन जड़ों से बच नहीं सकते थे जो उनके अपने पैरों जितनी बड़ी थीं। मैगज, बार्ब ने कहा। जब वो शिवाम को देख रही थी तो उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी देवता को देख रही हो। जोया, जो शिवाम के पीछे खड़ी थी, कांपते हुए शरीर से उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, शिवाम, ये क्या है? उसने पूछा। उसने लिली की ओर देखा और पाया कि वो महिला विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थी। शिवाम ने अपनी उंगलियां हिलाईं और इससे जड़ें उसकी ओर बढ़ीं तथा लूलू और अन्य को अपने साथ ले गईं। शिवाम ने कहा, आपको अपने हथियार पहले ही इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे। इससे मेरे लिए ये थोड़ा और मुश्किल हो जाता। बारी बारी से वे उसके सामने पहुंचे और उसने उनके कपड़ों के नीचे छिपी पिस्तौलें
तो तुम कौन हो और तुम्हारा बॉस कौन है? शिवाम ने उन्हें होश में लाते हुए पूछा। बारबरा ने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, कृपया कुछ भी खतरनाक मत कीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। बाकी लोग उसकी बातों से नाराज नहीं हुए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे भी यही कहना चाहते थे। शिवाम ने पहले सोचा था कि वे थोड़ा बहुत प्रतिरोध करेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने भी खुद को सौंप दिया, तो शिवाम सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है जिससे ये इतने डरे हुए हैं? मैगस का रहस्य, मैग्स के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? अंततः उसने पूछा। हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया, सभी ने चुपचाप सिर हिला दिया। क्या तुम लोग कुछ नहीं जानते? नहीं, लूलू बोली, हमने केवल उनके कार्यों के परिणाम देखे और सुने हैं। और ये कहते ही वो भयभीत हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत भयानक था जिसने उन्हें गहराई तक आघात पहुंचाया था। ये कैसा था? शिवाम ने फिर पूछा। प्रश्न के बाद लूलू ने बेन की ओर देखा। शिवाम की भी नजर उसकी ओर गई। बेन थोड़ी देर तक हिचकिचाया, फिर बोला, ये मेरे फोन में है, मैंने उस समय कुछ तस्वीरें ली थी। शिवाम की नजर अपनी पैंट पर गई। उसका फोन जेब से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। उसने झटपट उसे निकाला, अनलॉक किया और गैलरी खोली। कई फोल्डरों में एक फोल्डर पर उसकी नजर पड़ी, डाक नाम का। शिवाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। पिन एक जैसे हैं, बेन ने जल्दी से कहा। शिवाम ने पिन डाला। फोल्डर खुलते ही उसकी तेज नजर ने तुरंत वहां की तस्वीरें देख लीं, हालांकि वे छोटे आकार में थीं। उसने पहली तस्वीर खोली। यह एक बस की तस्वीर थी, लेकिन कुछ असामान्य था। बस का ऊपरी हिस्सा गायब था। पहली नजर में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा, पर जैसे ही ध्यान गया, बस की हर सीट पर कमर से नीचे का हिस्सा केवल पैर और जांघें रखे थे, जैसे किसी ने शरीर के ऊपरी हिस्से गायब कर दिए हों। लिली और जोया ने भी झांकने की कोशिश की, लेकिन शिवाम ने अपने हाथ से दृश्य ढक दिया। दूसरी तस्वीर एक ट्रक की थी और उसमें भी वही भयावहता थी। हमने अपने वरिष्ठों सहित किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, बेन ने कहा। मैं समझ गया, शिवाम बोला और फिर थोड़ा गंभीर होकर पूछा, अब अपनी पहचान बताओ। गॉड है संगठन। शिवाम समझ रहा था कि मैग्स कितना छिपा हुआ और खतरनाक था। अगर ये लोग सामान्य इंसानों से थोड़ा भी अधिक जानकार होते, तो शायद मैगस का अस्तित्व अनुमानित हो सकता था, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। हम गॉड आई संगठन के सदस्य हैं, इस बार लूलू ने उत्तर दिया। यह सच में अस्तित्व में है? नितिन ने आश्चर्य से कहा। मैंने तो सोचा था यह बस एक षड्यंत्र सिद्धांत है। शिवाम स्वाभाविक रूप से इस संगठन के बारे में जानता था। उनके बारे में अफवाह थी कि वे पश्चिमी दुनिया की वित्तीय प्रणाली और प्रमुख राजनीतिक दलों को नियंत्रित करते हैं। क्या संगठन में कोई संत भी है? शिवाम ने पूछा। अगर उनके पास मैगस न होता, तो वे बस एक आम संगठन होते, मित्र ने कहा। इन्हें ऐसे शासक भी कहा जाता है जो पर्दे के पीछे छिपना पसंद करते हैं। धरती पर सबसे ताकतवर नश्वर प्राणी। लेकिन मैगस की नजर में ये सिर्फ लुकाछिपी खेलने वाले बच्चे हैं। मुझे यकीन नहीं, लूलू बोली, क्योंकि हमारे जैसे निचले स्तर पर भी संगठन का ध्यान केवल विज्ञान पर केंद्रित है। आर्य मुस्कुराया। वो जिस संतों की भूमि से आया था, वो विज्ञान के मामले में पिछड़ी हुई नहीं थी, लेकिन वहां ये केवल एक प्रारंभिक ज्ञान के रूप में था। जीवन पर उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। शिवाम को गॉड आई संगठन और मैगस के बारे में और क्या जानना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, तो सुपर हिंदी नॉवल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।